वेलकम टू सिराज स्टडी पॉइंट। गुड इवनिंग क्लास। हम फिर से हाजिर है अपना करेंट का डेली सेशन लेकर। ठीक है, आज 27 जनवरी 2022 की हम लोग बात करेंगे कि आज क्या क्या करेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं और क्या क्या किस पे हम बात कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सेशन है ये हमारे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और भी जितने वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ें। और जो हमारे शुरू के क्वेश्चन होते हैं वो यूपीएससी और पीसीएस ओरिएंटेड होते हैं, बाद के क्वेश्चन हमारे वनडे एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड होते हैं। तो ये दोनों ही एग्ज़ाम्स में आपके लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तुर्की का नया नाम क्या है? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? तुर्की का नया नाम क्या है? तो ये है टर्की। जो हमारा टर्की, जो तुर्की को यानी हम लोग टर्की बोलते थे, इसका जो नया नाम है वो क्या कर दिया गया है? टर्कीये। ठीक है, नया नाम इसका क्या कर दिया गया है? टर्कीये। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये करते हैं कि इसका नाम क्यों चेंज किया गया, क्योंकि कोई ना कोई तो वजह इसके पीछे रही होगी। क्योंकि जो इतने साल से हमारा जो हम ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले पढ़ते थे, वहाँ तक पढ़ते थे, तो पहले तो तुर्की का नाम ऑटोमन एम्पायर था। बट उसके बाद जब से टर्की हुआ तो टर्की से बदल के टर्की क्यों रखा गया? जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, एज सभी लोग जानते होंगे, जो इर्दोगन, ठीक है, इर्दोगन जी हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका? रेसेप तैयब इर्दोगन। इन्होंने जो है इसका नाम अभी नया अनाउंस किया है कि टर्की होगा, ना कि टर्की होगा। इसकी एक वजह है कि यहाँ पे एक टर्की नाम से एक बर्ड पाई जाती है। यहाँ पे मैं आपको फिगर में दिखाना चाहिए, ये एक बर्ड होती है जिसका नाम ओरिजिनल में टर्की है। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने बोला कि क्योंकि बर्ड के नाम से हमारे टर्की कंट्री के नाम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने एक टर्की ये नाम रखा, टर्की को हटा के। पहले तो इन्होंने ये रीज़न दिया। ठीक है, और दूसरा रीज़न ये है कि जब हम कैम्ब्रिज जो हमारी डिक्शनरी चलती है, अगर हम उसमें ये वर्ड सर्च करें कि टर्की का क्या मीनिंग होता है, तो वहाँ पे इसका मीन निकल के आता है समथिंग दैट फेल्स बैडली, समथिंग दैट फेल्स बैडली, या फिर इसका मीन निकल के आता है स्टूपिड। ठीक है, यानी कि टर्की का जो मीन निकल के आता है हमारी कैम्ब्रिज डिक्शनरी में वो आता है स्टूपिड, सिली पर्सन, ये सारे हमारे मीनिंग निकल के आते हैं, जिसकी वजह से ये कहा गया, इन्होंने कहा कि हम ये नाम चेंज कर रहे हैं। जैसा कि आप ये ट्वीट में देख सकते हैं, ये तो यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में लिखा है जो ऑब्वियसली हम लोग नहीं पढ़ सकते, बट यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं। टर्की डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑफ देयर कंट्री फ्रॉम टर्की टू टर्की टू अवॉइड कन्फ्यूजन विद द नेम ऑफ टर्की बर्ड ऑफ द सेम नेम टर्की। यानी कि एक टर्की नाम की ये बर्ड है, इसका सेम नेम टर्की होने की वजह से जो कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए एक तो इन्होंने नाम चेंज किया। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, दिस विल हेल्प टू अवॉइड कन्फ्यूजन caused by the bird in official transaction around the world or when searching in search engines एंड अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो टर्की नाम के एक बर्ड का नाम आता है, तो इस वजह से। और जो है हमारा कैम्ब्रिज, जब हम लोग डिक्शनरी देखते हैं तो उसमें जो टर्की की मीनिंग निकल के आता है समथिंग दैट फॉल्स बैडली या फिर स्टूपिड, सिली पर्सन, ये मीनिंग निकल के आता है। तो इस वजह से उन्होंने अपना नाम चेंज किया। थोड़ा सा फ़नी है इसका मीनिंग, आई नो, बट मेन इन्होंने यही वजह से चेंज किया। और चूँकि इन्होंने ये भी बोला, एर्दोगन ने एट द सेम टाइम ये भी बोला, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का नाम चेंज करते हैं तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है प्रमोट करने में। क्योंकि हमें जब हम नाम चेंज कर रहे हैं तो यानी ऑब्वियसली सी बात है कि अब हमें हर जगह टर्की यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम टर्की यूज़ करेंगे तो इसका प्रमोशन भी हमें करना पड़ेगा। तो ये हम एज ए एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे जब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले जैसे जब हज कंपनी थी, आप सभी को याद होगा, जो हज वाला डॉग्स आते थे, और हज कंपनी जो हमारी जिसका हम सिम यूज़ करते थे उसका नाम बदल के वोडाफोन किया गया। तो उस समय भी वोडाफोन ने बोला था कि हमारे जो प्रमोशन में काफ़ी पैसा लग जाता है, और जिसका नाम अब बदल के VI ऐसा लिखा रहता है वो कर दिया गया है। तो इन्होंने भी सेम चीज़ कही कि जब हम किसी चीज़ का नाम चेंज करते हैं तो उसके प्रमोशन में, उसको सब जगह लाइमलाइट में लाने में काफ़ी हमारे एक फंडिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खर्चा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक क्या था, टर्की का तो नया नाम क्या है, तो इस टर्की है, जो आप यानी कि अब हर जगह आप जहाँ भी यूज़ करेंगे एज अ टर्की नेम, तो टर्की ने टर्की यूज़ करेंगे। तो
ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप टर्की की लोकेशन वर्ल्ड मैप में भी देख सकते हैं कि टर्की एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है, ठीक है। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में तालिबान और पश्चिमी राजनयिकों ने किस देश में अपनी पहली आधिकारिक वार्ता शुरू की है? तो ये नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हुई है, ओस्लो में शुरू हुई है, ठीक है। हमारी जो तालिबान और पश्चिमी राजनयिक यानी कि वेस्टर्न जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनकी, और तालिबान यानी अब तालिबान जिसने अफ़गानिस्तान पर आधिपत्य कर लिया है, अफ़गानिस्तान और जो वेस्टर्न हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनके बीच में एक वार्ता स्टार्ट हुई है जो ओस्लो नॉर्वे में स्टार्ट हुई है। ये बात विवाद में क्यों आई है? क्योंकि पहले तो सभी जानते हैं तालिबान को लेके मैटर काफ़ी टाइम से विवाद है। जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर आधिपत्य किया है तब से ये डिबेट का मैटर रहा है, क्योंकि कोई भी कंट्री इसको मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है तालिबानी शासन को। पाकिस्तान ने भी तालिबान का भले ही समर्थन किया था बट वो भी अभी मान्यता नहीं दे रही है। इंडिया तो इसके विरोध में ही है कि तालिबान को मान्यता नहीं देना है। यूएसए की जो पूरी जो यूएसए की सारी जो भी वहाँ पे सेना रहती थी वो भी अब सब छोड़ के वहाँ से अफ़गानिस्तान से चले गए हैं, जिसकी वजह से तालिबान में यानी कि अफ़गानिस्तान में हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो डिबेट वाली बात थी, क्यों ये वार्ता सफल नहीं हुई, जो वार्ता शुरू हुई थी वो सफल नहीं हुई यानी कि असफल रही, ठीक है। तो उसका मेन रीज़न क्या था? जो है नॉर्वे में लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था नॉर्वे के ओस्लो में कि तालिबानी से जो वार्ता स्टार्ट की गई उसे भंग किया जाए। क्यों? इसका रीज़न यहाँ पे ये दिया गया कि जो वार्ता करने के लिए 15 आए थे उसमें से सारे के सारे मेल्स थे, यानी कि सारे के सारे पुरुष थे। कोई भी महिला अधिकारी या फिर कोई भी महिला अपनी तरफ से नहीं वहाँ से नहीं आई थी। यानी सीधी सी बात है कि तालिबानी लोग महिलाओं को लेके काफ़ी सहज नहीं हैं या फिर उनके काम करने को लेके। और जब से तालिबान शासन अफ़गानिस्तान में आया है तब से उसने ये भी किया है कि जहाँ भी महिलाएं जॉब करती थीं, काम करती थीं, उनके अपने जॉब से हटा दिया गया है या फिर ये कहा गया है कि वो अपने घर से जॉब करें। और पढ़ाई को लेके भी विमेंस जहाँ भी पढ़ाइयाँ हो रही हैं स्कूल कॉलेजेस में, केवल पुरुषों को जाने का अधिकार है, महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं है। तो ये काफ़ी डिबेट का विषय रहा कि कैसे एक कंट्री विमेंस को एकदम उन लोगों को खराब नज़र से देखती है या फिर उनको बिल्कुल साइड बाय साइड कर रही है कि हाँ उनको मेन फ्रंट पे आके काम नहीं करना है। आपको यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि अफगान गर्ल एलिजेस बीटिंग बाय तालिबान कमांडर एंड फॉर रिफ्यूजिंग सेक्स, तालिबान पोस्ट वीडियो टू रिफ्यूटी। ये देखिए ये एक मैटर सामने आया। तालिबान डिप्रिव्ड वुमेन ऑफ लाइवलीहुड्स आइडेंटिटी, वहाँ पे एक सामने आया। तालिबान बैन वुमेन्स फ्रॉम ट्रैवलिंग लॉन्गर डिस्टेंस अनलेस विथ मेल रिलेटिव, यानी कि अगर तालिबान की वुमेन्स को अगर ट्रैवल करना है तो उन्हें किसी मेल के साथ ही ट्रैवल करना है, वो अकेले ट्रैवलिंग तक नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी एक विवाद का मुद्दा रही, ठीक है। यहाँ पे भी आप जैसे कि देख सकते हैं तालिबान अनवेल न्यू रूल्स बैनिंग वुमेन इन टीवी ड्रामाज। टीवी ड्रामा में भी जो टीवी हमारे सीरियल्स आते हैं, ड्रामाज आते हैं, उसमें भी महिलाओं को बैन कर दिया गया है कि महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं। जो ये सारी चीज़ें एक विवाद का विषय, जिसकी वजह से चूँकि ये एक औरतों को दबाने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके खिलाफ बेहतर चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। यहाँ पे ये देखिए ये दिखाया गया है कि कैसे बात हो रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। परंतु इसके कंक्लूज़न में चूँकि वहाँ प्रोटेस्ट हुआ तो उसके कंक्लूज़न में तालिबान ने कहा कि हम मार्च के एंड तक, यानी कि कब तक, मार्च एंड तक महिलाओं के लिए स्कूल्स खोल देंगे और महिलाओं को भी स्कूल जाने की अनुमति होगी, यानी कि लड़कियों को भी वहाँ जाने की अनुमति होगी। अब वो कैसे सिचुएशन में आती हैं या फिर कैसे उनको पढ़ाई का ये लोग दर्जा देते हैं, उसको पढ़ाई करने देते हैं नहीं करने देते हैं, ये तो अभी उन्होंने कहा है। बट आगे जाके क्या हुआ ये तो हम आगे आने वाले टाइम में ही देख पाएंगे। बट अभी जो हमारा मुद्दा है वो यही है, ठीक है। नॉर्वे में प्रोटेस्ट हुआ तालिबान के खिलाफ। देखिए यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा डू नॉट रिकॉग्नाइज तालिबान, के तालिबान को रिकॉग्नाइज ना किया जाए। प्लीज़ अटेंड, नॉर्वे इज़ गिविंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द टेररिस्ट एंड वायलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स टू डिस्कस ह्यूमैनिटेरियन एंड विथ यूरोपियन कंट्रीज। डू यू वांट द तालिबान टू रन अगेंस्ट अफगानिस्तान।
यहाँ पे देखिए जो वहाँ के एक्टिविस्ट लोग हैं वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सेशन बुला रहे हैं, डू नॉट बी लेट प्लीज़, ये सब लिखा जा रहा है, डू नॉट रिकॉग्नाइज तालिबान, ये देखिए बड़े कोट्स में लिखा है। तो सीधी सी बात है वही, ये तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी जा रही है, जैसा कि और भी कंट्रीज़ नहीं दे रही, हमारी इंडिया भी तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दे रही है। तो वही सब चीज़ें विवाद में अभी भी कंटिन्यू बनी हुई हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष एक कृत्रिम गर्भ के निकटतम उपकरण की सूचना मिली है? तो ये हमारा इसका जवाब है 2019 में, ठीक है। कृत्रिम गर्भ के निकटतम उपकरण की सूचना मिली है, इसका हमारा जवाब है 2019, ठीक है। जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क को कौन नहीं जानता, ठीक है। एलन मस्क हमेशा अपनी नए नए इन्वेंशन के लिए, नए नए टेक्नोलॉजीज़ के लिए न्यूज़ में रहते हैं, चाहे वो टेस्ला हो, स्पेस एक्स हो, स्टारलिंक हो, न्यूरालिंक। अभी हमने कुछ 2 दिन पहले के सेशन में ही बात की थी ब्रेन चिप के बारे में, जो अभी उन्होंने जिसको लेके एक बात सामने रखी है कि हमें बनाना है, उनकी न्यूरालिंक कंपनी ने। तो उन्होंने अभी एक नया वो कॉन्सेप्ट लाया है, क्या चीज़, कृत्रिम गर्भ, दैट इज़ आर्टिफिशियल वॉम्ब, ठीक। आर्टिफिशियल वार्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया है, जिससे उनका कहने का ये मतलब है, जिसको लेके वो आगे आने वाले टाइम में, जिसकी वजह से वो ये भी कह रहे हैं कि हमें आगे आने वाले टाइम में समस्या हो सकती है। जैसे कि उन्होंने ये कहा है कि चूँकि धीमे धीमे हमारे देश की जनसंख्या में कमी हो रही है, चूँकि भले ही हमें जनसंख्या में अभी लगता है कि वृद्धि हो रही है, बट एक टाइम के बाद ऐसा आएगा, यानी कि 1941 जो हमारी एक रिपोर्ट के आधार पे, उसके बाद से हमारी जनसंख्या कम होने लगेगी, चाहे वो इंडिया की हो, चाइना की हो, कमी आ रही है। तो जनसंख्या में कमी हो रही है, इसलिए चूँकि एलन मस्क का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मंगल मिशन, की मंगल पे उन्हें लोगों को भेजना है, और उन्होंने कहा है कि जब मेरी मृत्यु से पहले मैं लोगों को मंगल पे भेज दूंगा, यानी कि वहाँ रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तो उनका ये कहने का मतलब है, चूँकि हमारे देश की पॉपुलेशन में कमी आ रही है, तो कैसे होगा कि हमारे अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कमी आ रही है तो मंगल पर कौन जाएगा? मंगल पर ऑब्वियसली कौन जाएगा, अगर हमारे देश की जनसंख्या में ऑलरेडी कमी हो रही है, कोई वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होगा, हमारे मिडिल क्लास फैमिली में ऑलरेडी। और उनका उस लोगों से मतलब है जो काफ़ी इंटेलिजेंट हो, टेक्नोलॉजी जिनको बेहतर तरीके से आती हो, पढ़ने, मतलब एक अच्छा उनका प्रदर्शन रहे, उन लोगों की बात यहाँ पे की जा रही है। तो उन्होंने उसका एक सॉल्यूशन दिया कि अगर हम आर्टिफिशियल वर्म का कॉन्सेप्ट अगर ईजाद कर लेते हैं, यानी उस पर काम करते हैं, तो ऐसा आने वाले टाइम में संभव है कि हम ह्यूमंस को ना कि किसी औरत के, यानी किसी विमेन के गर्भ में पालकर एक आर्टिफिशियल गर्भाशय बनाएंगे, जिसमें बच्चे का जो फिटस होता है वो डेवलप होगा, और जो है बच्चा डेवलप होगा, और जिससे हमारे देश की जनसंख्या, मतलब हमारे वर्ल्ड की जनसंख्या बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल वार्म का कॉन्सेप्ट दिया, तो इससे पहले यहाँ पे जो एक लैम्ब को लेकर ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, डेवलप किया जा चुका है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हाउ इट वर्क यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। एक बच्चे को कैसे काम करेगा, कैसे ब्लड सर्कुलेशन होगा, एक पैकेट में कैसे बच्चा रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं, ठीक है। एक लैम्प को लेकर यहाँ पे कैसे आर्टिफिशियल वार्म कुड हेल्प प्री मेच्योर बेबी, इसके कई सारे फ़ायदे भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि एलन मस्क ने कहा है कि ये क्या करेगा, रिमूव द बर्डन ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी का एक बर्डन होता है हमारे समाज में औरतों के ऊपर, कि एक टाइम तक आपको शादी करनी है, उसके बाद आपको बच्चा पैदा करना है, एक टाइम के बाद आपको बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो सकती है, या फिर कोई औरत किसी फिजिकल या मेंटल कंडीशन की वजह से उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकती कि वो आगे आने वाले टाइम में बच्चा कंसीव ही कर सके। तो उन महिलाओं की भी हेल्प होगी जो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती अपनी पर्सनालिटी को लेकर या फिर अपने काम को लेकर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे समाज में जब एक आदमी और औरत अगर सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं, चूँकि औरत बच्चा पैदा करती है और वो 6 महीने की लीव ले सकती है, इसलिए उसको कम पेमेंट दी जाती है, या फिर कम आका जाता है, कम उसकी कैपेबिलिटी को कम आका जाता है, चाहे वो किसी मेन से कितना भी ज़्यादा बेहतर हो। तो ये सारी चीज़ें एक समस्याएं सामने आती हैं, जिसकी वजह से औरतें पीछे हटती हैं बच्चा पैदा करने को लेकर। तो वो भी एक सॉल्यूशन सामने आया कि अगर ऐसा हो तो उसकी जगह आप आर्टिफिशियल वार्म का यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो हम सरोगेसी की बात करते हैं, सरोगेसी में कहते हैं जो किराए की कोख का कॉन्सेप्ट हमारा है, कि सरोगेसी के थ्रू क्योंकि जो औरत किसी के बच्चे को रखती है, ऑलरेडी वो उससे इमोशनली अटैच हो जाती है, तो ये भी सारी दिक्कतें सामने आती हैं।
तो उसको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है कि सैरोगेसी जैसे कॉन्सेप्ट की जगह आर्टिफिशियल वॉर्म का यूज़ किया जाए। और इससे क्या होगा, असमानता में कमी आएगी, यानी कि ये असमानता में ये कमी लाएगा, ठीक है। सैरोगेसी में हेल्प होगी, प्री मैच्योर बेबी के लिए हेल्प होगी। जो बच्चे प्री मैच्योर्ड होते हैं, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है प्री मैच्योर बेबी, यानी कि जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं, यानी टाइम से पहले पैदा होता है। जैसे कोई बच्चा 7 महीने में ही जिसकी बर्थ हो गई है, 8 महीने में बर्थ हो गई है, तो वो उतना कैपेबल नहीं है आपको सर्वाइव करने के लिए। तो उनको भी ऐसे पैकेट्स में, या फिर जो हमारा पैकेट बना जाए जिसमें बच्चा डेवलप होगा, उसमें आर्टिफिशियल वॉर्म में रख कर उनको डेवलप किया जा सकता है और उनको बचाया भी जा सकता है। तो ये सारे एक प्लस पॉइंट है जो हमारे आर्टिफिशियल वॉर्म के सामने आ रहे हैं, ठीक है। इनको और क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल यूटेरस। आर्टिफिशियल वॉर्म जैसे यूटेरस आप सभी जानते होंगे क्या होता है, ठीक है, जिसमें बच्चा पलता है, ठीक है। एक विमेन के गर्भाशय को यूटेरस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स हैं जिसको लेकर एलन मस्क ने अपना एक बात रखी है, जो आगे आने वाले टाइम में भी हमें देखने को मिले। जैसे हम IPV की बात करते हैं, या फिर इनविट्रो IVF की बात करते हैं, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, आजकल के टाइम में सैरोगेसी, 3 पैरेंट बेबी, माइक्रोकॉन्ड्रियल बेबी, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो शायद हो सकता है डिजाइनर बेबी की हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हम लोग आर्टिफिशियल वॉर्म की भी कॉन्सेप्ट पढ़े और उसको साकार होते हुए देखें, जिससे इससे काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना हो सकता है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सैरोगेसी को लेकर भी चीज़ें डिबेट में रहती हैं। जैसे अभी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने एक बेबी का उनके एक बेबी हुई सैरोगेसी के थ्रू, तो उसको लेकर भी काफ़ी लोगों ने उनका विरोध किया। तो ये सारी जो हमारे समाज में चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि ये एक किसी औरत का पर्सनल डिसीज़न है कि वो बच्चा पैदा करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, वो कब करना चाहती है, या फिर वो उस चीज़ के लिए कैपेबल है भी या नहीं। तो वो सारी चीज़ें उसकी पर्सनल डिसीज़न है, तो उसको भी इस सब चीज़ों में हेल्प होगी कि वो अपनी काम को लेकर जो उसकी प्रायोरिटी है उस पर ज़्यादा ध्यान दे सके, बजाय कि इस चीज़ के कि हाँ उसको एक बच्चा पैदा करना है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रही है, या फिर अपनी जो एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल है उसको नहीं जी पा रही है। तो उस चीज़ में भी हेल्प होगी। आई नो कि जो मैंने अभी कहा है वो उस चीज़ को लेके काफ़ी लोगों के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, कि ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, आई नो। बट फिर भी मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं और इन सब टॉपिकों को लेके वो बेहतर सोच सकते हैं, बजाय कि वो अपनी पर्सनल व्यूज़ को साइड में रख के जो एक प्रोफेशनल व्यूज़ हो सकती है, या फिर जिससे सबकी भलाई हो, ऐसा समथिंग जो हमारा एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने लाएं, तो प्लीज़ बेहतर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने 6000 गैर सरकारी संगठनों को अपने विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम पंजीकरण के नवीनीकरण पर उनकी शिकायतों के निवारण के लिए सरकार के पास वापस जाने के लिए कहा? इसका आंसर है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या है कि 6000 जो हमारे NGOज़ हैं, 6000 NGO गैर सरकारी संगठन, यहाँ पे हम NGO की बात करेंगे इस टॉपिक में। NGOज़ जो हैं वो FCRA नवीनीकरण शिकायत को लेकर गवर्नमेंट के पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे कि उनका नवीनीकरण किया जाए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप गवर्नमेंट के पास जाइए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम पहले आपको बता दें, एक एक पॉइंट लेके हम चलेंगे कि पहले पहले क्या स्टेप बाय स्टेप हम बता सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम बता दें FCRA क्या होता है, ठीक है। FCRA क्या होता है? FCRA होता है हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट। क्या होता है हमारा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट। ये हमारा अभी तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 2010 का है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट हमारा 2010। ये एक्ट 3 बार पहली चीज़ आया था, ये मैं बता दूं। 1976 में सबसे पहली बार ये एक्ट लागू हुआ था, जिसे 2010 में अमेंड किया गया, और अगेन अब उसको 2022 में भी अमेंडमेंट उसको किया जा रहा है, ठीक है। पहली चीज़ मैं बता दूँ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट, जिसे 3 बार अमेंड किया जा चुका है, ठीक है। अब ये करता क्या है, यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात है कि अगर हम FCRA की बात कर रहे हैं तो बात कर क्यों रहे हैं, कि ये ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से हम इसकी बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि FCRA जो है वो जो हमारे NGOs होते हैं उनको विदेशों से जो फंडिंग होती है उस पर ध्यान रखता है, यानी कि जो विदेशों से फंडिंग हो रही है किसी भी NGOs को, उसका कहाँ यूज़ हो रहा है, कितनी फंडिंग हो रही है, कौन फंडिंग कर रहा है, इस सब की जानकारी FCRA के तहत आती है। ठीक है, तो FCRA यानी कि हमारी जो विदेशों से फंडिंग होती है NGOs को, उसको ध्यान देता है। विदेशी फंडिंग जो होती है उससे कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध व्यापार जैसे जो भी एक गैर कानूनी चीज़ें हैं, इलीगल चीज़ें हैं, उनको रोकने के लिए FCRA काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे NGOs को क्या किया गया हर 5 साल पे, यानी कि एवरी 5 ईयर जो NGOs हैं उनको जो है अपना री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कि जैसे एक साल अगर किसी NGO ने 2020 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसे 2025 में गवर्नमेंट को ये जानकारी देनी होगी कि उसके पास कितनी फंडिंग आई, किससे आई। ये नहीं बोल सकते कि X ने दिया, Y ने दिया, नहीं, विदेशी फंडिंग कहाँ से आई, किस संस्था ने दिया, किसने दिया, कितनी दिया और उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हुआ, ये सारे डेटाज आपको गवर्नमेंट को देने होंगे। और फिर उसके बाद अपना रिन्यूअल कराना होगा कि 2025 में फिर से आप अपना री रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि हाँ एज अ NGO हम स्टेबलाइज रहे। तो उसी चीज़ को लेकर विवाद में है कि 6000 ऐसे NGOs थे जो अपना ब्यौरा नहीं दे पाए कि हाँ उनको विदेशी फंडिंग कहाँ से हुई, कहाँ नहीं हुई, उनका उसने कहाँ यूज़ किया, तो जिसकी वजह से उनकी मान्यता रद्द कर दी गई। और इसी को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप गवर्नमेंट के पास जाइए। यहाँ पे और चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हमारा 2022 में FCRA अमेंडमेंट एक्ट आया है 2022, जिसने क्या किया है, रीडिफाइंड टर्म्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस, ट्रांसफ़र एंड यूटिलाइजेशन। इसने फिर से डिफाइंड किया है कि हाँ कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा फंडिंग को, ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और आपको बता दूँ, अकेला व्यक्ति यानी कि कोई सिंगल पर्सन है, वो अगर कोई सिंगल पर्सन है तो वो जो है, अगर कोई सिंगल पर्सन है तो वो 25,000 तक की विदेशी फंडिंग ले सकता है। ठीक है, 25,000 तक की विदेशी फंडिंग ले सकता है। और और जो हमारा NGOs है उनकी ऐसी कोई लिमिट नहीं तय की गई है अभी कि हाँ कितना वो फंड ले सकते हैं, बट उनको अपनी डिटेल्स देनी होंगी कि कहाँ से फंड आ रहा है, कहाँ वे यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कई मामलों में देखा गया है कि कई सारे ऐसे NGOs सामने आए हैं जिनकी मान्यता रद्द की गई, क्योंकि उनके जो फंडिंग थे वो उनके ब्यौरा सही नहीं थे और वो गलत कामों में लिप्त थे। यानी कि जैसे मानव तस्करी, बच्चों का अवैध शोषण, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि काले धन को लेकर और अवैध व्यापार को लेकर, करप्शन में उनके कई सारे मतलब ऐसे चांसेस सामने आए। तो उन सब चीज़ों को लेके ये एक विवाद का विषय था जिसको लेके वो किया गया है। यहाँ पे आगे देख सकते हैं आप FCRA टाइमलाइन कि 1976 में सबसे पहली बार आया था, फिर 2010 में आया था और 2020 में अभी उसमें अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म विभूषण पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया? तो ये वेस्ट बंगाल के एक्स CM थे। कौन? वेस्ट बंगाल के एक्स CM थे बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, जिन्होंने पद्म विभूषण प्राइज़ अपना रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हम ये डिटेल तो जाने वाला, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है इसमें ज़्यादा, बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये आपको ये यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो है पद्म भूषण, चूँकि ये पूछा जाता है कई वनडे एग्जाम्स में, पद्म विभूषण जैसे हर साल जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, तो इस बार जो हमारे पद्म विभूषण जो दिए गए हैं वो किसको किसको दिए गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिसेस प्रभा अत्रे, थोड़ा सा ये ब्लर है आई थिंक, बट आप नेट पे भी गूगल कर सकते हैं। ठीक है, मिसेस प्रभा अत्रे, जिनको आर्ट्स को लेके दिया गया है, ये महाराष्ट्र बंगाल बिलोंग करती हैं। श्री राधे श्याम खेमका, इनको दिया गया है, राधे श्याम खेमका जी को, जो साहित्य और एजुकेशन शिक्षा से रिलेटेड है उत्तर प्रदेश के। जनरल बिपिन रावत, जिनकी अभी कुछ टाइम पहले जिनकी लास्ट ईयर ही डेथ हो गई थी, जो हमारे CAG थे। ठीक है, CDS थे। ठीक है, और उत्तराखंड के हैं ये। और श्री कल्याण सिंह हमारे एक्स CM रहे हैं यूपी के, उनको पब्लिक अफेयर्स टॉपिक को लेकर दिया गया है। ठीक है, तो हमारे 4 पद्म विभूषण इस साल दिए गए हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि काफ़ी वनडे एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ है, पद्म भूषण किसको किसको मिला है, तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं श्री गुलाम नबी आज़ाद को, श्री
विक्टर बैनर्जी, श्री गुरमीत बाबा एंड श्री बुद्धेश्वर भट्टाचार्य, जिनको लेके क्वेश्चन आया था कि पद्म भूषण उन्होंने लेने से मना कर दिया है। तो ये सब आपके टॉपिक ध्यान देने वाले हैं, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो चूंकि हर 26 जनवरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, यानी कि हमारे रिपब्लिक डे को हर साल जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार जो है 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया और इनको डिजिटल मानक प्रमाण पत्र दिया गया, क्योंकि हर साल जो है बुला के दिया जाता था, पर इस बार कोविड की वजह से जो है डिजिटल प्रमाण पत्र दिया गया, ना कि फिजिकल सामने से, ठीक है। हाल ही में किस टीम ने 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 को जीता है? ये लद्दाख ने जीता है, ठीक है। लद्दाख ने जो है हमारी 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीता है। ये जो है ये कहाँ पे आयोजित की गई थी, ये मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ये आयोजित किया गया था ये टूर्नामेंट, जिसमें लद्दाख की जो महिला हॉकी टीम थी आइस हॉकी चैंपियनशिप में जीती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने वर्ष 2021 के लिए आईसीसी पुरस्कारों के कौन से संस्करण के विजेताओं की घोषणा की है? तो ये 17वें संस्करण हुआ है, ठीक है। 2021 17वां संस्करण हुआ है। आईसीसी ने वर्ष इतने पुरस्कारों कौन से संस्करण से विजेताओं की घोषणा की गई है? तो 17वें संस्करण में की गई है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हमारा 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे हमारा कब। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी। इस बार की थीम क्या थी? ये मैं बताई थी, इलेक्शंस इंक्लूसिव एसेसिएबल एंड पार्टिसिपेटिव, ठीक है। इलेक्शंस इंक्लूसिव एसेसिएबल एंड पार्टिसिपेटिव इस बार की थीम थी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, ठीक है। चूँकि मैंने पहले ही बताया है कि कई बार एग्जाम्स में थीम पूछी जाती है डेट के साथ, और कभी कभी डेट के अलावा भी थीम पूछी जाती है, तो वो आपका ध्यान देने की चीज़ है। किस बैंक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने दी है। किस लिए दी है पश्चिम बंगाल सरकार को? वर्ल्ड बैंक ने 1000 करोड़ रुपए की कर्ज की मंजूरी दी है। किस लिए दी है? सामाजिक सुरक्षा के लिए, ठीक है। किस लिए? सामाजिक सुरक्षा, जो गरीब समूह हैं, हमारे निचले तबके के लोग हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल को कर्ज दिया है 1000 करोड़ रुपए का, ठीक। कौन से ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत के कुंजगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये 20th हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हमारा ये 20वां था, जिसमें भारत की तरफ से जो हमारी फिल्म कौन सी, कुंजगल हमारी फिल्म है, कुंजगल हमारी फिल्म है, जिसने जो है क्या बोलते हैं, हमारा अवार्ड जीता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने OM नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? तो ये CDRI ने की है, ठीक है। CSIR और CDRI ने मिलकर ओमिक्रॉन की परीक्षण किट विकसित की है, जिसको क्या नाम दिया गया है? OM दिया गया है, ठीक है। CSIR जो है हमारा सेंट्रल साइंस एंड इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, आई थिंक हाँ, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। CSIR सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और हमारा CDRI है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिस दोनों ने मिलकर एक OM नाम का जो हमारा ओमिक्रॉन जो हमारा वायरस है, कोरोना वायरस, उसकी परीक्षण किट लॉन्च की है, जो RT-PCR डायग्नोस्टिक किट है। कौन सी किट है? RT-PCR डायग्नोस्टिक किट है, जिसे OM नाम दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और किस सरकार के बीच समझौता हुआ है? तो यह हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता हुआ है। कौन से बांध के लिए? आदि बद्री बांध, जो हमारे यहाँ लिखा है आदि बद्री बांध, जो कहाँ पे है? सरस्वती नदी पर बना है। किस नदी पर? सरस्वती नदी पर बन रहा है, ठीक है। इसको लेकर समझौता हुआ है, सरस्वती नदी पर एक आदि बद्री बांध बनेगा, जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच जिसको लेकर समझौता हुआ है।
भारत 26 जनवरी 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो 73rd गणतंत्र दिवस हमने मनाया है। 26 जनवरी 2022 को 73rd गणतंत्र दिवस मनाया है। जो हमारा ये साल है 75th ईयर ऑफ स्वतंत्रता, यानी कि 75th जो हमारे भारत देश आज़ाद हुआ था उसका 75वां साल है ये हमारा 2022, जिसमें हम आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से जिसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका हमने थीम नेम दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आई थिंक सभी जानते होंगे। क्या नाम दिया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75th इंडिपेंडेंस वो हम लोग मना रहे हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपियन नीरज चोपड़ा किस पदक से सम्मानित किए गए हैं? तो ये परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए गए हैं। किससे? नीरज चोपड़ा जो जेवलिन खेलते हैं, ठीक है, यानी कि भाला फेंक, उनको किस पदक से सम्मानित किया गया है? परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं नीरज चोपड़ा ने इस बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी भी हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है क्योंकि नीरज चोपड़ा के बारे में, तो ये ध्यान देने का विषय है। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमारे जो ओलंपिक से रिलेटेड ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में, क्योंकि पैरा ओलंपिक में काफ़ी सारे पदक इस बार आए हैं, तो वो भी एक ध्यान देने का क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक में कौन कौन से पदक आए और किस किस नाम से, क्योंकि पूछा जाता है कि किसने कौन सा पदक जीता है या फिर कौन किस गेम से रिलेटेड है, तो इसको लेकर एक क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, जैसे बजरंग पुनिया का पूछ लिया कि किस खेल से रिलेटेड है, नीरज चोपड़ा का पूछ लिया किस खेल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे कई क्वेश्चन बनता है और हमारे पैरा ओलंपिक को लेके भी कई क्वेश्चन बनता है, तो ये ध्यान देने का विषय है। चलिए स्टूडेंट, आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आज एक चीज़ और बता दूं कि जैसा कि हमने कहा था कि ये सेशन डेली स्टार्ट रहेगा, बट अब से हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी सेंड करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड करें और जैसे एग्ज़ाम के टाइम जब भी हो, तो ये चूँकि वीडियो देखना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो आप पीडीएफ देख के भी जा सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट आपका रिवीजन हो सके और क्वेश्चंस जो भी हैं आपके फंस सके बेहतर तरीके से। तो पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपसे सेंड किया करेंगे, तो प्लीज़ जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जो हमारे लिंक में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ उसका लिंक उसको ज्वाइन करें और आगे आने वाले सेशन को और एंजॉय करें, और जो भी आपके सजेशंस हों प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में पिन करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।